हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 16 असेट मोनेटाइजेशन नरेटिव। आज इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली पूरा डिस्कस करेंगे। काफ़ी मुझे टाइम लग गया ये वीडियो लाने के लिए, बट कोई बात नहीं, आज हम स्टार्ट करेंगे तो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग लिख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट दीज कमेंट्स। एंड हम अपनी इस सीरीज़ को पूरा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, तो आप विश्वास रखिए मेरे पे। आई विल कवर ऑल दिस बुक। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे। क्या चैप्टर का नाम है असेट मोनेटाइजेशन नरेटिव। सबसे पहले आपको ना इसमें समझना होगा, ये वर्डिंग्स को समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले असेट क्या होता है, देन मोनेटाइजेशन क्या है, देन नरेटिव क्या है, ये चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको असेट समझाती हूँ। असेट क्या होता है, जो हमारे पास होता है, वट वन ओन्स, ठीक है। असेट क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वट वन ओन्स, ठीक है। असेट क्या है, जो एक पर्सन ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसकी कार हो गई, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन कार को ओन कर रहा है, ठीक है, वो उसका असेट है। असेट का मतलब है कि कितनी तेज़ी से आप किसी भी चीज़ को जो है पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपकी कार है, तो अगर आप कार को बेचोगे तो आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। आपका घर हो गया, अगर आप अपने घर को बेचोगे तो आपको उसके बदले पैसा मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ एन असेट, ठीक है, जो एक किसी के पास है, ठीक है। जैसे हमारा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हो गया, वो भी हमारा असेट है। तो असेट का मतलब होता है जो एक पर्सन ओन करता है, राइट। आई होप आपको असेट का मतलब समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जिसका नाम है मोनेटाइजेशन। क्या मतलब होता है मोनेटाइजेशन का? तो देखो क्या मतलब है मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन का सिंपल, पहले तो ये आपको पता है नाउन वर्ड है, ठीक है। तो हमें तो काफ़ी समझना चाहिए मोनेटाइजेशन को कि क्या चीज़ होगी मोनेटाइजेशन। तो देखो मोनेटाइजेशन बोलता है कि एक एक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम रेवेन्यू को अर्न कर रहे हैं किसी असेट से, किसी बिजनेस से हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू को अर्न कर रहे हैं। तो उसको जब भी हम रेवेन्यू अर्न करेंगे किसी असेट, किसी बिजनेस से, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनेटाइजेशन, ठीक है। मतलब द नेटवर्क सपोर्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोनेटाइजेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट टू एनी साइट और डिवाइस, ठीक है। तो आपको समझना है कि मोनेटाइजेशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक ऐसा एक्शन, ऐसा प्रोसेस करेंगे जहाँ पे हम किसी असेट, किसी बिजनेस से रेवेन्यू को कमाएंगे। दैट इज़ नोन एज मोनेटाइजेशन। अब चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। आई होप वर्ड्स, हर एक आपको वर्ड क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। समझते हैं इस चीज़ को। देखो हमारा जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना हमें बताया है कि सेंटर क्या करने वाली है, 4 ईयर का इंफ्रास्ट्रक्चर असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने वाली है, जिसके अंदर हमारा टारगेट है कि हम 6 ट्रिलियन तक पैसा रेज करेंगे। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने पैसे को रेज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर ही जो हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने टोटल 13 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। जैसे हमारे एयरपोर्ट हो गए, रेलवे हो गए, रोड हो गया, शिपिंग हो गया, गैस पाइपलाइन हो गया, जिसमें गवर्नमेंट क्या क्या कहना है कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। गवर्नमेंट का एम है कि प्राइवेटाइज करके हम क्या करेंगे, इससे अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के साथ साथ हम उससे पैसा भी कमाएंगे। जैसा कि हमने पढ़ा, मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ से हमें रेवेन्यू को अर्न करना है, ठीक है। तो आपके जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 13 सेक्टर्स हैं, वो आपके एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, आई होप ऐसे डायग्राम सा बना है, तो देख सकते हैं आप। रोड्स 27%, रेलवे 25%, पावर ट्रांसमिशन 8%, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये सबसे पहले जो ये मोनेटाइजेशन का प्लान था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार अपने एनुअल बजट स्पीच में 2021 में इसके बारे में बात की थी कि हम इस तरीके का कोई प्रोग्राम लाने वाले हैं, ठीक है। और ये एक लॉन्ग टर्म जो है, मीडियम टर्म लॉन्ग मैप है, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने जो मोनेटाइजेशन, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेल करेगी, उसके थ्रू रेवेन्यू को कमाने की कोशिश करेगी, और इसके थ्रू हम अपनी जर्नी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको स्मूथ कर पाएंगे, ठीक है। अब ये प्लान जो है, इसको हमने देखा जब ये 2021 में आया, इसको वेल कंसीव्ड किया गया। इसमें हमने कुछ मोनेटाइजेशन, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की बात की इसके अंदर। और ये एक टाइमली गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि जो गवर्नमेंट कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमें चीज़ों को, जो हमारी फिजिकल कंडीशन बहुत नीचे हो गई थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया की जर्नी कैसी रही असेट मोनेटाइजेशन के साथ, किस तरीके की जर्नी है।
देखो, इंडिया अपने असेट को बहुत से टाइम से मोनेटाइज कर रहा है, ठीक है। अपने असेट को दे देता है थोड़े के टाइम के लिए कि आप ये लो, ठीक है। जैसे हमारे रोड्स बनते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी कंपनी ने हमारा इस तरीके से रोड बना लिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनको बोलती है, ये गवर्नमेंट हो गई, ये हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया जिसने ये रोड बनाया। अब गवर्नमेंट इनको बोलती है कि आप यहाँ से जो भी यूज़र्स, जो भी लोग इस रोड को यूज़ करेंगे, आप उनसे क्या कर लो, आप उनसे टोल कलेक्ट कर लो, ठीक है। क्या कर लो, टोल कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये इंडिया जो है ये मोनेटाइज कर रही है अपने एसेट को। रोड जो है, ओनर कौन है इस रोड की, ये गवर्नमेंट ही है, लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है कुछ ईयर्स के लिए कि आप इसको संभाल के रखिए, इसके अंदर कोई भी खराबी आएगी आप इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको हक है कि आप यहाँ से टोलिंग राइट्स भी आप कलेक्ट कर सकते हो, अपना टोल वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये जो असेट मोनेटाइजेशन वाला चीज़ है वो काम कर रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम बोलें तो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले एक कमेटी थी जिसको हेड कर रहे थे विजय केलकर। उन्होंने इस चीज़ को सजेस्ट किया था, कहा कब, 2012 में। और कमेटी ने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को इस मोनेटाइजेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए कि एक क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को रेज कर पाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले जो दिल्ली एयरपोर्ट था उसको इसी मॉडल के थ्रू बनाया। और ये प्रोजेक्ट जो दिल्ली एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था वो 2006 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 2006 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें टोटल कास्ट 12,500 करोड़ लगी थी, जिसमें हमने बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था। और इसमें कोई भी एडिशनल कास्ट हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं देनी पड़ी थी। और 2020 में जो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव लिमिटेड है, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी टोलिंग राइट्स अवार्ड कर दिए मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे को। और जो ओल्ड मुंबई पुणे कॉरिडोर था उसके लिए टोटल कितने पैसे लगे थे, 8262 करोड़, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा चीज़ है कि हमारा इरादा क्या है, इंटेंट क्या है हमारा असेट मोनेटाइजेशन का, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है कि हम क्यों अपने असेट को इस तरीके से मोनेटाइज कर रहे हैं, इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे रहे हैं कि आप इनको रखिए। ओनर गवर्नमेंट ही है और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू को रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिज़ायर्ड गोल क्या है कि हम एक क्लियर फ्रेमवर्क चाहते हैं, हम एक पोटेंशियल देना चाहते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को कि वो इस तरीके से एक असेट्स लें और इससे थ्रू अपने इंटरेस्ट को और ज़्यादा जनरेट करें। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का एम है कि इस तरीके से अगर हम ये असेट बेस को मोनेटाइज करेंगे, इनको यूज़ करेंगे, तो हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, हम फ्यूचर असेट्स को रिसाइकल कर सकते हैं। और इससे जो है हमारा जो क्रेडिट फ्लो है, जो पैसा आएगा वो भी ज़्यादा आएगा, वो भी हमारा अच्छे से रिवाइव हो पाएगा। तो ये इसका मेन गोल है, ये इसका मेन इंटेंट है। आगे आता है फिलॉसफी ऑफ असेट मोनेटाइजेशन। क्या फिलॉसफी है असेट मोनेटाइजेशन की? देखो, अगर हम देखें तो फाइंडिंग रिसोर्सेज टू बिल्ड फिजिकल असेट्स इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अगर हमें रिसोर्सेज को फाइंड करना है कि हमें कोई भी फिजिकल असेट्स बनाना है तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर हमें एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को भी फेस करना पड़े। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट्स हैं उनको मोनेटाइज कर रही है और इनको जो है प्राइवेट फिर्म्स को दे रही है कुछ फिक्स्ड टेन्योर के अंदर एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी हमारी अथॉरिटीज़ है उनको हेल्प हो रही है कि वो जो भी फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उन पे वो ईजिली उनके सॉर्ट आउट हो पा रहे हैं। एक फ्री ऑफ बैलेंस शीट मिल रही है फॉर ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड जो है एक स्टेडियम जैसे कि गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। तो क्या है, एक स्टेडियम गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है, जो कि बहुत सालों तक चला, ठीक है। अब क्या कर दिया, उस स्टेडियम को हमने एक प्राइवेट पार्टी को दे दिया, ठीक है। वो मैं समझाती हूँ, एक ये इस तरीके से आप समझ लीजिए, स्टेडियम था, ठीक है। तो ये स्टेडियम किसने बनाया था, ये आपकी गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है। अब ये स्टेडियम काफ़ी देर के लिए चला, बहुत ज़्यादा देर के लिए हमने इसको यूज़ कर लिया। उसके बाद इस स्टेडियम को किसने ले लिया, अब इस स्टेडियम को थोड़ी देर के बाद हमने प्राइवेट पार्टी को शिफ्ट कर लिया और हमने प्राइवेट पार्टी को क्या बोला कि आप इस स्टेडियम की ना देख रेख करो, इसको मैनेज करो, इसमें कल्चरल फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करो और पब्लिक को अलो करो कि वो इसको यूज़ करें। बट बदले में आप क्या लो, उससे फी लो, जो आप मैनेज कर रहे हो स्टेडियम की उसके बदले फ़ी ले लो। तो इस तरीके से स्टेट्स
को भी एक एडिशनल रिसोर्सेज मिलेंगे ताकि वो क्या करें, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को सस्टेन कर सकती हैं इस स्ट्रेस्ड पब्लिक फाइनेंसेस में। अब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं नहीं है कि वो उसको मैनेज भी करे, उसको ठीक भी करवाए, तो वो प्राइवेट पार्टी को दे देती है और उनको बोलती है कि आप फी चार्ज कर लीजिए, तो इससे जो है आपके पैसे भी ठीक होते रहेंगे और आपको जो सब कुछ जो दिक्कतें हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब सबसे पहले कब से हम असेट मोनेटाइजेशन को देख रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे असेट मोनेटाइजेशन का और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ों को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ असेट मोनेटाइजेशन और कौन कौन सी इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि हमें जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लीज पे दे देती है। लीज यानी कि रेंट पे दे देती है थोड़ी देर के लिए, उनको बोलती है आप फी चार्ज कीजिए। ठीक है, जिस तरीके से स्टेडियम का एग्जांपल था उसी तरीके से सेम सेंट्रल गवर्नमेंट अपने असेट्स को दे देती है 6 लाख करोड़ ओवर 4 ईयर्स। ठीक है, और गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ की 4 सालों में दे चुकी है, 2024 से 25 तक इसका एंड भी होने वाला है। तो जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ये एक अल्टरनेटिव है जहाँ पे हम अपने असेट्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, और मेजर आइडिया क्या है, हम यहाँ पे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को लीज कर रहे हैं, जो कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब समझो ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं क्या, इनमें डिफरेंस क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि जो हमारे ग्रीन फील्ड प्लस हमारे जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं ये दोनों ही क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आपको लगेगा ये क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, घबराना नहीं है, ये आगे हम पढ़ेंगे। आप अभी जितना मैं समझा रही हूँ आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि पूरी बुक जब आप एक बार कर लेंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये था ये था। ठीक है, बट अभी हमने आधा बुक ही किया है एंड ये 16th चैप्टर है, तो अभी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको नहीं लगेगा कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक तरीके से आप अभी के लिए अगर आपको संतुष्टि करनी है तो फॉरेन मतलब कोई चीज़ बाहर से आ रही है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आ रही है, और इन्वेस्टमेंट है किसी तरीके का। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टिंग, जब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक कंपनी अपना खुद का ब्रांड बनाती है और ये सारी फैसिलिटीज़ उसके ग्राउंड अप से शुरू होती हैं, मतलब न्यूली सब कुछ बनता है। लेकिन ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट जब होती है तब क्या होता है, कंपनी या तो किसी से खरीद लेती है या तो किसी चीज़ से रेंट पे ले लेती है उस एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को। मतलब इसमें सब कुछ न्यू बन रहा है, इसमें हम कहीं ना कहीं लीज या खरीद रहे हैं। ठीक है, परचेज कर रहे हैं या तो लीज कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अंडर यूटिलाइज असेट्स को ही यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मोनेटाइज करने वाले हैं। मतलब जो ओनरशिप है असेट की वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स उसको सिर्फ चलाएंगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप ये लो स्टेडियम ले लो, इसमें आप इस तरीके से फ़ी चार्ज करो, उसको मैनेज करो, इस तरीके से गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट सेक्टर को, बट ऐसा नहीं है कि उसका जो जब उसने बोला तो वो प्राइवेट सेक्टर का ही हो गया पूरा स्टेडियम। दिस इज़ नॉट द थिंग। ठीक है, ये कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। इसमें जो आपकी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स उसको थोड़ी देर के लिए चलाएंगे जब तक गवर्नमेंट ने उनको बोला है। राइट, उसके बाद मेजर सेक्टर यहाँ पे कौन कौन से हैं जिनमें ये चीज़ें होने वाली हैं। तो मेजर सेक्टर में हमारा रोड आता है जिसमें 27% की बात हुई है, रेलवे 25%, पावर 15%, टोटल असेट्स में ये तीन, और ये तीनों भी 65% के प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, जिसमें हमारा टेलीकॉम, एविटेशन, माइनिंग, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स आते हैं। अब देखो जो पोटेंशियल मॉडल है, जहाँ पे रोड एसेट मोनेटाइजेशन के अंदर हमारे पास दो तरीके के मॉडल हैं, एक टोल ऑपरेट ट्रांसफर, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सबसे पहले समझेंगे कि ये टोल ऑपरेट ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, इसको ध्यान से सुनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टोल ऑपरेट ट्रांसफर क्या एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे हम क्या करेंगे, ये किसके लिए यूज़ होता है, सबसे पहले हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पे हम रोड्स वगैरह बनाते हैं 4 लाइन वाला, उसके लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं, एक पेमेंट लगाते हैं लॉन्ग टर्म, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे उनको गवर्नमेंट से
टोल कलेक्शन राइट मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हाईएस्ट बिडर होता है उसके पास क्या होता है, जिसने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं उसके पास होता है कि वो उसको क्या करे, ऑपरेट करे, मेंटेन करे 30 ईयर्स के लिए रोड को। उसके साथ साथ उसको गवर्नमेंट ने बोला होता है कि आपको टोलिंग राइट्स है, आप यहाँ से टोल को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये मॉडल काफ़ी अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उनको जो है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं बनाना होता है, ठीक है। किसी चीज़ को यहाँ पे हटाना नहीं होता है, पहले से ऑलरेडी चीज़ें बनी हैं, उनको सिर्फ काम करने हैं, ठीक है। अब दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर है, जहाँ पे पूल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट करते हैं इनटू कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जिसके थ्रू ये क्या चाहते हैं कि हम इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स को क्रिएट करें। और ये सारी चीज़ें कौन देखता है, सेबी के अंदर देखी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर देखी जाती है, ठीक है। अब देखो हमारा जो आगे है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये यहाँ पे स्टेट्स को भी प्रेरणा दे रही है कि वो भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। 2022 से ही सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि स्टेट्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस प्रोग्राम के थ्रू वो भी जो है काफ़ी पैसा, जैसे उन्होंने 88,000 करोड़ तक बनाया, ठीक है। अब गवर्नमेंट का प्लान है कि वो कोरिलेट करे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को विद द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया था, ठीक है। अब एक एम्पावर्ड कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई ताकि हम इम्प्लीमेंट करें और असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को साथ साथ में मोनीटर करते रहें कि ये जो प्रोग्राम है ये अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखने की जिम्मेवारी जो है जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी है वो कहीं ना कहीं लेगा, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यू राइट्स जो है किसी भी असेट के प्राइवेट पार्टीज़ को दे देती है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रेवेन्यू शेयर, कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें। अब जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, फॉर इंस्टांस ये क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम मोनेटाइज के लिए यूज़ करते हैं इन द रोड्स एंड पावर सेक्टर। अब हमारे और भी जो मोनेटाइजेशन प्रोग्राम्स हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऑपरेट, मेंटेन, ट्रांसफ़र, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र और ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। देखो जो पहले दो थे ना, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र एंड ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफ़र, ये हाईवे सेक्टर के लिए, जबकि OMD को हम यूज़ करते हैं एयरपोर्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें समझना है, जहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट मॉडल्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। देखो अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 3P है, ठीक है, समझ में आ रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 3P। अब यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर साथ में मिलकर क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा जो चीज़ें हैं वो चलेंगी, राइट। ये समझ में आ गया आपको। तो चलिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा मोड है जहाँ पे हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप रखेगी प्राइवेट सेक्टर के साथ। ये एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में। यहाँ पे दोनों ही आकर मिलकर जो है पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज पे काम करने वाली हैं। अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एक मेजर एलिमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंडिया का, देखो इंडिया में ना अभी कई बड़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर रोड का कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेक्टर मिलकर क्या करेंगे, इंडिया का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ह्यूज लेवल का इन्वेस्टमेंट इसके लिए हमें इस सेक्टर में चाहिए। तो जो हमारा 12th प्लान का टारगेट था कि वो 1000 बिलियन जो है खर्च करेगा ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर सकें। तो जो कन्वेंशनल फॉर्म का ये फाइनेंस है, जो बजटरी एलोकेशन गवर्नमेंट ने दिया था, ये इतना ज़्यादा नहीं था कि हम इस बिग इन्वेस्टमेंट को ले सकें, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम रोड में कर सकें। सो गवर्नमेंट एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं बहुत से एफर्ट्स कर रही है ताकि हम मॉडिफाई करें अपना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, इनर्जाइज करें फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन के लिए। एक कमेटी जिसको केलकर ने चेयर किया था, ये वैल्यूएबल रिकमेंडेशंस दे रही है ताकि हम क्या करें, पब्लिक प्राइवेट मैकेनिज्म को एम्पावर कर सकें, ठीक है। इंडिया का जो एक्सपीरियंस था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक सीरियस मैनर में, ये कब से शुरू हुआ है, 2006 से इंडिया ने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना शुरू किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हमें करना है पब्लिक असेट क्रिएशन में। किसके किसके थ्रू, मनी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ये तीनों चीज़ें चाहिए। और इसके लिए सेवरल मॉडल्स जो हैं कहीं ना कहीं वो इन्वाइट कर रहे हैं कि
आइए पार्टिसिपेट कीजिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो बहुत से हमारे डिफरेंट तरीके के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स हैं, जैसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है, उसके काफ़ी वेरिएंट्स हैं, जैसे बिल्ड लीज ट्रांसफ़र, डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफ़र, ये बहुत से तरीके की चीज़ें हैं। अब ये मॉडल्स जो हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में ऑपरेट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे इन्वेस्टमेंट के मामले में, ओनरशिप कंट्रोल, रिस्क शेयरिंग, टेक्निकल कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, फाइनेंसिंग मोड, टैक्स ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लोज एट्सेट्रा। और यहाँ पे बहुत से मेन मॉडल्स हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। देखो ये ना एक कन्वेंशनल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जिम्मेवारी है कि वही डिज़ाइन करे, वही बिल्ड करे, ऑपरेट करे, जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चल रहा है। जब उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये जो रोड जो भी उसने ये मॉडल लिया था, इसको बैक वो पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तभी बिल्ड ओन ऑपरेट मतलब बनाओ, ऑपरेट करो और उसके बाद ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो रोल है प्राइवेट सेक्टर पार्टनर का, वो क्या है कि हमें जो है फाइनेंस लाना है प्रोजेक्ट के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम इसको कंस्ट्रक्ट भी करेंगे, मेंटेन भी करेंगे, और रिटर्न में जो पब्लिक सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अलो करता है कि आप रेवेन्यू राइट्स को कलेक्ट कीजिए यूजर से, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर पीपी मॉडल्स, ये एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है हमारे बीओटी मॉडल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम आता है बिल्ड ओन ऑपरेट, ठीक है। ये एक वेरिएंट है बीओटी का, एंड डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो ओनरशिप है न्यूली बिल्ड फैसिलिटी की, वो कहाँ किस पे पास रहेगी, प्राइवेट पार्टी के पास ही यहाँ पे रहेगी। और जो हमारा पब्लिक सेक्टर पार्टनर है वो एग्री करेगा कि वो परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, जो प्रोड्यूस करेगा प्रोजेक्ट ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ होंगी उसके अंदर, ठीक है। बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये क्या चीज़ है, देखो ये भी बीओटी की लाइंस पे ही चीज़ है, ठीक है। जैसे ही नेगोशिएटेड पीरियड मतलब कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या प्राइवेट ऑपरेटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये अप्रोच कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जब हाईवेज़ एंड पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना है तब हम इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफ़र, मतलब बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, फिर उसको भाड़े पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आपको। इस अप्रोच में गवर्नमेंट एक कंसेशन देती है प्राइवेट इंटाइटिटी को कि आप इसको बनाइए, ठीक है, ओन कीजिए, इसको पब्लिक सेक्टर को भाड़े पे दीजिए, और उसके बाद जब लीज पीरियड खत्म हो जाए तो ओनरशिप यहाँ पे वापस से गवर्नमेंट की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लीज डेवलप ऑपरेट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंटाइटिटी है वो कहीं ना कहीं जो ओनरशिप है न्यूली क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की वो अपने पास रखती है, पेमेंट्स को रिसीव करती है लीज एग्रीमेंट में प्राइवेट प्रमोटर के साथ। ये अप्रोच मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ में। फिर आता है रिहैबिलिएट ऑपरेट ट्रांसफ़र। इस अप्रोच के अंदर गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ जो हैं वो प्राइवेट प्रमोटर्स को अलो करती हैं कि आप जो है ऑपरेट कीजिए कंसेशन पीरियड में, और कंसेशन पीरियड के बाद ये प्रोजेक्ट भी हम गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस एंड ऑपरेट। इस मॉडल में जो प्राइवेट पार्टी है उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही डिज़ाइन करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी, फाइनेंस करेगी, ऑपरेट करेगी पीरियड ऑफ कंसेशन के दौरान। लेकिन जैसे ही पीरियड ऑफ कंसेशन ख़त्म हो जाएगा या उसके बाद ये भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो जो प्राइवेट पार्टी है उसके पास इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यहाँ पे कंसेशन के पीरियड के दौरान। फिर आते हैं दो और, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल है कि वो जितना भी इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस हो रहा है उसको अच्छा करे। उसके पास अथॉरिटी है कि वो डेली मैनेजमेंट डिसीजंस ले एक प्रॉफिट शेयरिंग या फिक्स्ड फी अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये अप्रोच जो है लेस फोकस्ड है, मतलब जितना मैनेजमेंट अप्रोच सूटेबल है उतना ये नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइवेट प्रमोटर है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशनल या मेंटेनेंस फंक्शन करते हैं कोई पर्टिकुलर और कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने समझा कि है क्या, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली सारी चीज़ें हमने समझी। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कि हर्डल्स क्या क्या आने वाली हैं इंडिया को
अगर इंडिया इस तरीके की चीज़ों को देखो, अब अगर कोई भी चीज़ हम अडॉप्ट करते हैं उसके कुछ नेगेटिव्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो हमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हम फेस करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आपको पता है ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। मैंने क्या पढ़ाया आपको, पिछला जितना भी लेक्चर कवर किया मैंने बोला कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। हम प्राइवेट पार्टी को सिर्फ मैनेजमेंट के लिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं, उसके बाद जो ओनरशिप है वो प्राइवेट पार्टी के पास ही है, सॉरी गवर्नमेंट के पास ही है, ठीक है। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो ओवरसाइट रहेगी थ्रू द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमें क्या करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को फ्लेक्सिबल रहना है, ताकि प्राइवेट एंटाइटी थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और हमें इसके अंदर क्या ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है, हमने पहले भी देखा है कि गवर्नमेंट का जो एक बैलेंस बनाना प्राइवेट सेक्टर के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था पास्ट में भी। तो जो हमारा इंडिया में साथ में आपको पता है प्राइवेटाइजेशन का स्लो फेज चल रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक बैलेंस बना सकें, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो हमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना इंडिया में काफ़ी ईजी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चैलेंज है कि हमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करना होगा, ताकि हम मोनोपोली, मतलब एक ही कंपनी नहीं सारे प्रोजेक्ट्स को संभाल ले, ठीक है। मोनोपोली से भी डील करना है, ताकि जो हो चुका है रेलवे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो हमें प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है, ठीक है। असेट की कि किस तरीके से रजिस्टर हो रहे हैं, टाइटल, इनक्रोचमेंट, ठीक है, इन तरीकों को देखना है, ताकि मोनेटाइजेशन प्लान को कोई भी खतरा ना आना चाहिए। सिमिलरली लैंड की अनअवेलेबिलिटी, डिलेड अप्रूवल्स, क्लियरेंसेस, पॉलिसी रिस्ट्रेंट्स, कोऑर्डिनेशन नहीं होना स्टेक होल्डर्स के अंदर, ठीक है, ये भी हमारे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को हिंडर कर सकते हैं। तो हमें इनके ऊपर भी फोकस करना होगा। उसके साथ साथ जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो हमें जॉब लॉस एंजाइटीज़ भी देखने को मिल रही हैं अपने वर्कर्स के अंदर। तो हमें इनको भी तो जो है कहीं ना कहीं जो कंसेशन पीरियड हैं जो 60 ईयर्स तक चल रहे हैं कुछ असेट्स के, तो हमें इसके थ्रू जो ये हेडेक है, ठीक है, इनको भी देखना होगा। और इनको जो स्ट्रक्चर नहीं है एंड यूजर्स इंटरेस्ट के साथ, इनको बैलेंस करना होगा एंड यूटिलिटी मोटिव्स के थ्रू हमें आगे बढ़ना होगा। जो शेयरिंग है, रिस्क का शेयर करना, रिवॉर्ड्स बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स, इनको भी हमें केयरफुली देखना होगा हर एक सेक्टर के लिए। तो चेक्स एंड बैलेंसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस तरीके की चीज़ों के लिए। तो अभी जो भी हमारी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, जो भी रेवेन्यू प्रोजेक्शन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइट्स में, हमें इनको डिफ्लेट करना होगा, लीडिंग टू लोअर बिड्स फॉलोड बाय सुपर नॉर्मल गेन्स फॉर द ऑपरेटर। तो अभी भी हमारे पास आइडेंटिफेबल रेवेन्यू का लैक होना वेरियस साइट्स में, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन गैस एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क्स के अंदर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देखकर चलनी होंगी एंड इनके ऊपर पूरा फोकस करना होगा। ये हमारी बहुत सी दिक्कतें हैं जो हमने डिस्कस की। अब हम चलते हैं स्ट्रैटजीज जिसके थ्रू असेट मोनेटाइजेशन वर्क जो है इंडिया में होगा, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटजीज हैं? देखो, गवर्नमेंट ना यहाँ पे इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहती है जहाँ पे फ्यू फिर्म्स बहुत ज़्यादा असेट्स को कैप्चर करें। गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर करने वाले हैं, स्ट्रक्चरिंग द डील्स, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चरिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको सही कर देना। बट आपका पहला पॉइंट क्या है कि हमें यहाँ पे जो डील्स हैं उनको स्ट्रक्चर करना है। की क्या है सक्सेस की कि कैसे हम अपनी डील को स्ट्रक्चर करें ताकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके प्राइवेट पार्टनर सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए, प्राइवेट सेक्टर ईजिली आकर हमारी इन डील्स को ले सके। हमारे लिए नेसेसरी है कि गवर्नमेंट सबसे पहले फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट हर एक सेक्टर में राइट से स्टार्ट करे, राइट डायरेक्शन में स्टार्ट करे, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हम पहले 10,000 करोड़ से करने वाले हैं, फिर हम 6 ट्रिलियन मोनेटाइजेशन प्लान तक पहुंचेंगे, हमारा यही एक डिटर्मिनेशन है। हैंस फर्स्ट ईयर टारगेट जो है 0.8 ट्रिलियन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अचीव करें ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारे मार्केट में वो बन जाए, ठीक है। फिर हमें अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करना है लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर, तो इन्वेस्टर्स को क्या करना है, अपने प्राइसेस को रेज करना है, कंपटीशन को लिमिट करना है, मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है। हैंस हमें एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक एबिलिटी एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स चाहिए ताकि कोई भी चीज़ है उनको हम प्रॉपरली कर पाएँ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिसाइजली उसने डिफेंस फोर्सेस, रेलवेज, सिट्स ऑन सब्सटैंशियल लैंड विद इन मेजर अर्बन सेंटर्स, ठीक है।
सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिसाइजली जो डिफेंस फोर्सेज हैं, रेलवेज हैं, इनके ऊपर फोकस करने वाली है। बोलते हैं ये हमारे लिए ईजियर हो सकता है कि हम लीज आउट करें अपनी लैंड को, सिंस प्राइस बेंचमार्क्स भी अवेलेबल हैं फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्राइवेटली ओन्ड लैंड इन नियर बाय एरियाज। देखो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट पार्टीज लगाएंगी ताकि लैंड यूजेबल हो सके, उसको हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द अप फ्रंट लीजिंग फीस जो भी पेबल है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, तो उसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक आता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखो ये जो चैप्टर है ना हमारा, ये जो टॉपिक है नीचे, ये हमने डिसइन्वेस्टमेंट लास्ट ही चैप्टर में डिस्कस किया था, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ना। बाकी हमने जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था उसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए जज्बे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।